हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकी सर स्टडी जोन। मैंने लास्ट क्लास में क्लास 11th में गति के नियम चल रहे हैं ना। अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया? पहली क्लास में पढ़ाया मैंने जड़त्व, हाँ या ना। फिर जड़त्व के प्रकार, फिर प्रथम नियम हो गया, फिर द्वितीय नियम हो गया, फिर मैंने संवेग पढ़ा दिया, आवेग पढ़ा दिया, और संवेग में परिवर्तन बराबर आवेग बताया था। आवेग संवेग प्रमेय पढ़े हो? तुम नहीं पढ़े? संवेग में परिवर्तन बराबर आवेग, आवेग जो होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। कैसे आया था? F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी था, तो F इंटू डेल्टा टी बराबर कितना हो गया? संवेग में परिवर्तन बराबर कितना? आवेग। ये हमने आपको बताया। अब इसके बाद आता है न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम, हेडिंग डालिए, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। न्यूटन के गति का तृतीय नियम। तृतीय नियम का स्टेटमेंट, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अर्थात दो पिंडों की पारस्परिक क्रिया में, अर्थात दो पिंडों की पारस्परिक क्रिया में, दो पिंडों की पारस्परिक क्रिया में एक पिंड दूसरे पर जितना बल लगाता है, एक पिंड दूसरे पर जितना बल लगाता है, दूसरा पिंड भी विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में उतना ही बल पहले पिंड पर लगाता है। उतना ही बल पहले पिंड पर लगाता है। इनमें से एक बल को क्रिया बल तथा दूसरे बल को प्रतिक्रिया बल कहते हैं। ठीक है, एक बल को क्रिया बल कहते हैं, दूसरे को प्रतिक्रिया बल कहते हैं। लिखिए, स्मरणीय है कि दोनों बल अलग अलग पिंडों पर लगते हैं। स्मरणीय है कि दोनों बल अलग अलग पिंडों पर लगते हैं। मतलब ये जो दोनों बल हैं, ये एक ही प्रकार के पिंड पर नहीं लगेंगे, ये दोनों अलग अलग पिंडों पर लगेंगे। ठीक है, अब इसको समझिए, ये बल कैसे लगते हैं। जैसे आपके पास में दो बॉडी हैं, 1 और 2, दो बॉडी आपके पास मैं बता रहा हूँ, 1 एंड 2। ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है। ठीक है,
बॉडी 1 बॉडी 2, 1 2 को धक्का मार रही है। मैं 1 हूँ, ये दीवार 2 है, मैं 1 2 को क्या मार रहा हूँ? धक्का। तो 1 के द्वारा बॉडी 2 पर लगाया गया फोर्स F कितना है? 1 2, ठीक है ना। ये 1 है, ये 2 है, कौन फोर्स लगा रहा है? किस पर लगा रही है? इसको लिखेंगे F21। क्या लिखेंगे? 2 पर लगने वाला बल किसके द्वारा? 1 के द्वारा। 2 पर लगने वाला बल 1 के द्वारा, मतलब ये जो बल है ये लगाया जाएगा इस बॉडी के ऊपर, और दूसरा इसी के विरोध में ये वाला बल लगाया जाएगा इस बॉडी के ऊपर। तो ये बल क्या कहलाएगा? फोर्स किस पर लग रहा है? किसकी वजह से? 2 की वजह से। समझ में आया? दोनों की दिशाएं देख लो अलग अलग हैं, और दोनों अलग अलग बॉडी पे काम कर रही हैं। 1 2 पर लगा रही है फोर्स ऑन बॉडी 2, सेकेंड बॉडी पर पहले बॉडी की वजह से, और ये पहली बॉडी पर सेकेंड बॉडी की वजह से। तो दोनों फोर्स एक ही बॉडी पर लग रहे हैं या अलग अलग बॉडी पर लग रहे हैं? अलग अलग। इसलिए ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। अगर एक ही बॉडी में लगते तो कैंसिल हो जाते, मगर ये दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। अगर मैं इनका डायग्राम अलग से बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इस पर लग रहा है फोर्स 2 1, और इसके केंद्र पे लग रहा है फोर्स 1 2। दोनों अलग अलग बॉडी पे हैं कि नहीं है? इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। समझ में आया? यस। तो ये कहलाता है न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि F12 बराबर कितना, मतलब दोनों बल परिमाण में बराबर हैं। अगर ये 5 का धक्का इसको देगा तो ये भी लौटाएगा कितने का? 5 का, मगर दिशाएं अलग अलग होंगी। तो इसलिए यहाँ पे सदिश लो लगाओ, और सदिश लगाते ही क्या कर दो? माइनस। क्या कर दो? माइनस। माइनस साइन बता रहा है कि दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। F12 इज इक्वल टू माइनस का F21। समझ में आया? इसको क्या लिख सकता हूँ? F12 प्लस F21 बराबर कितना? 0। कितना? 0। 2 सदिश का योग भी सदिश होता है, इसलिए 0 वेक्टर आएगा। क्या आएगा? 0 वेक्टर। तो सदिश रूप से, सदिश रूप, ये सदिश नियम है दोनों। क्या? न्यूटन के तृतीय नियम का सदिश रूप है ये। F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर बराबर कितना? एनी प्रॉब्लम? छाप लीजिए इसको। बिल्कुल, हर कंडीशन पे मैकेनिक्स की बात हो रही है। अब आप कहोगे कि नाभिकीय बलों में लागू हो जाए तो नहीं होगा। हाँ, उतना ही तुमको मिलेगा जोर का। तुम फ्रिक्शन में रहते हो, तुमको समझ में नहीं आता है। वैक्यूम में मार करके देखो, जितना जोर से फुटबॉल जाएगी उतने जोर से तुम जाओगे, उतने त्वरण से। ठीक है? हाँ, वो आगे जाएगी, तुम पीछे जाओगे। क्या? देखिए, बल की बात हो रही है। F 2 चीजों से मिलके बोला होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान अगर बहुत कम है तो त्वरण आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। जैसे फुटबॉल को मारते हो तो द्रव्यमान कम होने की वजह से त्वरण बहुत ज़्यादा है, मगर आप बहुत बड़े हो इसलिए आपका त्वरण क्या होता है? बहुत कम, इसलिए समझ में आता नहीं है। मगर ये वैक्यूम में उतना त्वरण भी आपको समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा सा हिल जाओगे पीछे की तरफ, वो तो नीचे ज़मीन है तो फ्रिक्शन आपको रोक लेता है। चलिए, आ गया समझ में बच्चों? अब अगला टॉपिक है न्यूटन के तृतीय नियम में, बस इतना ही है। अब न्यूटन के तृतीय नियम का उपयोग करके बहुत सारी घटनाएं होती हैं। जैसे हम लोग तैर पाते हैं, किसके नियम की सहायता से? न्यूटन के तृतीय नियम से। हम जल पर क्रिया बल लगाते हैं, बदले में जल हमें क्या देता है? प्रतिक्रिया, और हम तैरते हैं। ठीक है ना? वो नाव हुआ करती है जिसको पाल नाव बोलते हैं। ऐसी वाली नाव देखे होगे पिक्चरों वगैरह में, पहले चला करती थी। समझ में आया ना? एक ये तो पाल लगा रहता रहा है, इसको खींच देते थे तो हवा आती थी पाल में। हाँ है ना? तो हवा इसको क्या करती थी? आगे की तरफ धक्का देती थी। समझ में आया ना? यस। तो क्रिया बराबर प्रतिक्रिया का रूल लगा करता है ना? और भी कई सारी चीज़ें हैं। हम जमीन में चल पाते हैं किसकी वजह से? न्यूटन के तृतीय नियम से। न्यूटन के तृतीय नियम से। देखिए, जब हम जमीन में चलते हैं
तो हमारे जूतों की हालत कुछ ऐसी होती है एक्चुअली चलने के लिए, ठीक है ना। यस, मतलब कुछ इस तरीके से हमारे जूते जो होते हैं ये हुआ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ज़मीन को हम इस तरीके से ऐसा बल दे रहे हैं, ये क्षैतिज है, क्या है बेटा ये, तो ये बल दे रहे हैं, मतलब ज़मीन से हम दो बल दे रहे हैं थीटा कोण पे। यदि ये बल मैंने F लगाया है, ये मैंने नीचे की तरफ धकेला टेढ़े की तरफ, तो F लगाया, तो दो बल टूट गया, हो गया F cos थीटा, और एक हो गया क्या, F sin थीटा। मतलब मेरे जो बल है वो दो रूप में टूट रहे हैं, एक है F cos थीटा और नीचा क्या है F sin थीटा। ये ज़मीन को पीछे की तरफ क्रिया देता है, पीछे की तरफ क्या देता है, तो बदले में हमें मिलती प्रतिक्रिया इस तरफ धकेलने की। समझ में आया ना। ये यहीं पर समझ लो तुम कि ज़मीन में क्रिया जो दी गई है इस तरफ, इसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल तुम्हें उल्टे साइड में मिलेगी। बोलो हाँ या ना। अब उल्टे साइड प्रतिक्रिया मिली तो इसके दो घटक तोड़ लो, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला घटक आपको आगे बढ़ाएगा और ये वाला घटक आपको क्या रखेगा, सीधा खड़ा रखेगा। क्या रखेगा, सीधा खड़ा रखेगा, हाँ या ना। मतलब ये जो घटक होता है ये आपके वेट को बैलेंस करता है। किसको बैलेंस करता है, वेट को। समझ में आया कि नहीं आया। ये वाला घटक जो होता है आपके वेट को बैलेंस करता है। पानी में आप नहीं चल पाते हो क्योंकि पानी में आपके वेट को बैलेंस करने वाला कोई होता नहीं है। मतलब ये जो घटक होता है ये नीचे की तरफ तो होता, मगर इसको बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा मौजूद नहीं है, इसलिए आप पानी में नीचे घुसते जाते हो, इसलिए आप पानी में नहीं चल सकते हो। या दलदली इलाकों में आपके वेट को बैलेंस करने वाला कोई है नहीं है, इसलिए फिर आपको वहाँ पर लेट करके पूरा काम चलाना पड़ता है केवल इससे। समझ में आया। तो फिर आपको पानी को केवल पीछे की तरफ धकेलना पड़ता है, क्योंकि जब आप पीछे की तरफ एक्शन लगाते हो तो आपको आगे की तरफ क्या मिलेगा, रिएक्शन। समझ में आया ना। परंतु खड़े होने पर ये जो बल नीचे की तरफ लगता है इसकी प्रतिक्रिया ऊपर मिलती है, जिसके दो घटक होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर, है ना। ये प्रतिक्रिया मिल गई, इसके दो घटक तोड़ लो, एक ये और एक ये वाला घटक आपको आगे बढ़ाएगा और ये वाला घटक आपके वजन को बैलेंस रखेगा। समझ गए, जिससे कि आप गिर ना जाओ। ठीक हो गया, ठीक है ना। बट यही आप जो है अगर आप रेतीली ज़मीन में या दलदली ज़मीन में कोशिश करते हो तो ये घटक आपको नहीं मिलता, जिसकी वजह से आप आराम से चल नहीं पाते हो। आई बात समझ में ना। तो ये घटक सीधे खड़े होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये थे न्यूटन के नियम के अनुप्रयोग, कि न्यूटन का नियम जो है इन जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। बोलो आ गया समझ में। न्यूटन के तृतीय नियम के ये अनुप्रयोग हैं। रॉकेट मैंने बता ही दिया था कि जो रॉकेट छोड़ता है ज़मीन को वो भी न्यूटन के नियम की सहायता से ही ऊपर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, हाँ। अब किसी के मन में कोई सवाल है क्या, पूछिए। इधर क्लास 11 कोई सवाल। हम्म नहीं मिलेगा। अगला लिखिए संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम को समझने के लिए ये है, गुब्बारा ले लो, गुब्बारे में हवा भर दो और छोड़ो। गुब्बारे में हवा भरने के छोड़ने के बाद क्या आप किसी प्रकार का बल लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, मगर गुब्बारा फिर भी इधर उधर भागता है कि नहीं भागता है, बोलो भागता है या नहीं भागता है। ठीक। दूसरा, वो देखे होगे पार्क वगैरह में वो ऐसे एक्सरसाइज करने के लिए कैसा होता है, उसको हैंडल पकड़ के घूमते हैं लोग, एक रोलिंग पैन होता है नीचे की तरफ, है ना। उस पर चुपचाप सीधे खड़े हो जाओ, उस पर चुपचाप सीधे खड़े हो जाओ और हाथ में ले लो पत्थर, बड़ा सा हाथ में ले लो, अब जी भर के खींच के पत्थर को आगे की तरफ मारो। वो रोलिंग पेन तुम्हारा पीछे की तरफ घूमेगा कि नहीं घूमेगा, समझ रहे हो। तुमने आगे की तरफ पत्थर मारा तो रोलिंग पेन कहाँ हो जाएगा, पीछे, समझ गए। और वैक्यूम में अगर आप ऊपर स्पेस में गए
और आपने बड़ी जोर से छींक मारी आगे की तरफ, तो आप कहाँ चले आओगे? पीछे। कहाँ चले आओगे? ये काम यहाँ भी संभव है। अगर आप एक बढ़िया फ्री व्हील वाली, चक्का बिल्कुल फ्री हो, बढ़िया फर्श चिकने पे एक पट्टा बना लो जिसमें आगे पीछे बढ़िया फ्री वाले वायरिंग वाले चक्के लगे हों, समझ गए ना? और उसमें तुम खड़े होकर के बड़ी जोर का ऊपर आगे की तरफ किसी को धक्का दे दो। क्या दे दो? कोई सामने चीज़ खड़ी कर लो, कोई सामने चीज़ खड़ी कर लो, उसको धक्का दे दो, तुम्हारी वो चक्री कहाँ चली जाएगी? पीछे। कहाँ चली जाएगी? पीछे। मतलब अगर बाहरी बल ना लगाया जाए, बाहरी बल तो भी गति हो सकती है, बाहरी बल ना लगाया जाए तो भी गति हो सकती है। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, ये सब चीज़ें संवेग संरक्षण के नियम में आती हैं। ये सारी चीज़ें संवेग संरक्षण के नियम में ही आती है। अब क्या कहता है संवेग संरक्षण का नियम, समझो बच्चों। तुमने देखा कि F बराबर होता है डेल्टा P बाई डेल्टा, ठीक है ना? F बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा, ठीक है। F इक्वल टू P फाइनल माइनस P, हाँ या ना? P अंतिम माइनस P प्रारंभिक बटे कितना? डेल्टा T। अब अगर किसी निकाय में दो चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हैं, 10 चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें हैं। किसी निकाय में कितनी चीज़ें हैं? दो चीज़ें हैं। किसी निकाय में दो लोग हैं, दो चीज़ें हैं, ठीक है ना? किसी निकाय में दो चीज़ें हैं और बाहर से किसी प्रकार के बल का हस्तक्षेप नहीं हुआ है, बाहर से किसी प्रकार का बल लगाया नहीं गया है, बाहर से किसी प्रकार का बल लगाया नहीं गया है। समझ में आया? बाहर से किसी प्रकार का बल लगाया नहीं गया है। तो बाहर से किसी प्रकार का बल लगाया नहीं गया, इसका मतलब बाहरी बल की वैल्यू कितनी है? बाहरी बल की वैल्यू कितनी है? 0। तो पी एफ माइनस पी इनिशियल अपॉन टी का 0 से गुणा कर दिया, बोलो कितना हो गया? 0, हाँ या ना? टी का 0 से गुणा हो गया तो कितना हो गया? 0। इसको इधर ले आओ, यानी पी इनिशियल बराबर पी, मतलब बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में जो निकाय था, निकाय मतलब ये सिस्टम जिसके अंदर जितने लोग थे 1 2 10, निकाय का प्रारंभिक संवेग तथा निकाय का अंतिम संवेग बराबर होता है, जिसको बोलते हैं सुरक्षित रहता है। निकाय का प्रारंभिक संवेग या निकाय का अंतिम संवेग क्या रहता है? बराबर रहता है, सुरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है ना? या बराबर रहता है, उतना ही रहता है जितना था। फॉर एग्जाम्पल इस क्लास में, इस कमरे में मैंने 2 बच्चे बंद कर दिए, इस कमरे में मैंने 2 बच्चे सुबह से शाम तक बंद कर दिए और ये दोनों छीना झपटी कर रहे हैं। इसके जेब में 200 रुपये है और उसके जेब में 10 रुपये है, तो टोटल इनके पास कितना पैसा है? 210 रुपये, हाँ है ना? ये दोनों बड़ी छीना झपटी के मूड में हैं, एक दूसरे से बिल्कुल लड़ पड़े हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। मैं दरवाज़ा बंद करके चला गया। मैं शाम को इस कमरे में आया, मैंने कहा वे बाहर से इनको एक कौड़ी नहीं देना, कोई इनकी मदद नहीं करेगा। और मैं शाम को आके दरवाज़ा खोलता हूँ। बताइए, मैं टोटल पैसे गिनता हूँ। अब एक किसी के जेब में 5 रुपये बचे हुए हैं, किसी की जेब में बचे होंगे कितने? 205। तो बताओ शुरू में कितने थे और लास्ट में कितने हैं? क्योंकि बाहर से किसी प्रकार की मदद हुई नहीं है। इसी प्रकार से अगर बाहरी बल ना लगाया जाए तो निकाय का, किसका? निकाय का, वस्तु का नहीं। वस्तु तो एक गरीब हो गई, एक अमीर हो गया, एक 5 पे पहुंच गया, एक 205 पे पहुंच गया, बोलो हाँ। तो वस्तु का संवेग तो बदलेगा मगर निकाय का संवेग बदलेगा, मतलब पूरे सिस्टम का उतना ही संवेग रहेगा जितना था। क्लियर हुआ? संवेग जो रहेगा उतना ही रहेगा। देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो हो गई बात। एक बॉम्ब है, क्या है भैया? बॉम्ब है, ये रखा हुआ है बॉम्ब। बॉम्ब को हथौड़े से नहीं फोड़ रहे हो, बाहुबल नहीं लगा रहे हो, ये रस्सी निकली हुई है, लाइटर लिया, जला के चले गए। पहले सिस्टम का प्रारंभिक संवेग पी आई बराबर कितना है? क्योंकि बम का द्रव्यमान तो है, द्रव्यमान तो है, मगर चल ही नहीं रहा बम, चलने वाला बम नहीं है, फूटने वाला बम है, यहाँ पे रखा हुआ सुतली बम। बोलो प्रारंभिक संवेग कितना है? 0, हाँ या ना? अब बम ब्लास्ट हुआ, बम के कितने टुकड़े हुए? 2 टुकड़े। कितने टुकड़े हुए? 2 टुकड़े।
क्या मैंने बाहरी बल लगाया कि नहीं लगाया? नहीं लगाया। तो प्रारंभिक संवेग कितना था? अंतिम संवेग भी कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? अगर इस वाले टुकड़े का संवेग इधर की तरफ -6 का बना है तो दूसरे वाले टुकड़े का इधर संवेग कितने का बनेगा? +6 का। और दोनों लड़ मर के कितने दे रहे हैं? आई बात समझ में ना? मतलब यदि बाहरी बल अनुपस्थित हो तो निकाय का संवेग क्या रहता है? सुरक्षित रहता है, 0 नहीं रहता। वो तो 0 था, जितना था शुरुआत में 0 था तो 0 रहेगा, 1 होता तो 1 रहेगा। तुम्हारे जेब में जितने पैसे थे उतने ही ना बचे कि 0 हो गए, हाँ या ना? हाँ, क्लियर हुआ? तो लिखो, रेखीय संवेग के संरक्षण के नियम के अनुसार रेखीय संवेग के संरक्षण के नियम के अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बेटा एक फैन बंद करो, बहुत आवाज़ चिल्लानी पड़ रही, पीछे वाला बंद कर दो, ये जहाँ कभी करना पड़े। हाँ ठीक है, आगे वाला सही है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में